एम्प्लॉयर है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड इस पे लिंक दिए गए हैं, जो उसकी ईसीआर टर्म्स है उसे डाल सकता है और यहाँ से चालान पे कर सकता है। गुड मॉर्निंग ऑल। हमारी जो क्लास है वो किसकी है? ठीक है, पेरोल प्लस पीएफ एंड ईएसआई। हम दो चीज सीख रहे हैं, एक सीख रहे हैं ईपीएफओ। तो ईपीएफ की वेबसाइट है वो क्या है? ईपीएफ इंडिया .gov.in। ठीक है, जो हमारी ईपीएफ की वेबसाइट है यूआरएल है epfindia.gov.in। इसी वेबसाइट से आपके सारे जो ईपीएफ से रिलेटेड वर्क हैं, चाहे वो एम्प्लॉई हो चाहे वो एम्प्लॉयर हो, ठीक है, इन्हीं वेबसाइट्स के थ्रू अपना काम करेगा। एम्प्लॉय है वो अपने ईपीएफ का विड्रॉल का लिए क्लेम डाल सकता है, वो अपने खाते का बैलेंस चेक कर सकता है। और जो एम्प्लॉयर है वो अपनी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड इस पे लिंक दिए गए हैं, जो उसकी ईसीआर रिटर्न्स है, जो रिटर्न्स है उसे डाल सकता है और यहाँ से चालान पे कर सकता है। ठीक है, ईपीएफ का जो फुल फॉर्म है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड रजिस्ट्रेशन, और ईपीएफओ क्या हो गया? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो ईपीएफ हमारी है ना, वो इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। सोशल सिक्योरिटी क्या होती है? सोशल सिक्योरिटी एक तरीके की गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे आसपास जितने भी पर्सन या इंडिविजुअल रह रहे हैं, इंडिविजुअल हैं, उसकी बेटरमेंट्स के लिए, उनके फ्यूचर बेटरमेंट्स के लिए हम काम करें। ठीक है, उनके फ्यूचर बेटरमेंट्स के लिए काम करें। तो ईपीएफ जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है उसका मेजर मोटिव ये है कि जो भी हमारे एम्प्लॉय हैं या जो भी पर्सन इसमें कवर्ड होना चाह रहे हैं एज ए रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड्स के थ्रू, उनका फ्यूचर्स के लिए हम अभी से उसकी सेविंग्स डालें, सेविंग्स की हैबिट डालें, ताकि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जब वो नॉट एबल टू वर्क हो जाते हैं तो उस समय वो अपने लाइफ को की जो क्वालिटी है उस तरीके से जी पाए। उसके लिए दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई। जो एम्प्लॉयर है वो भी कुछ सोशल बेनिफिट के लिए कंट्रीब्यूट करेगा, यानी कि आने वाले फ्यूचर्स के लिए कंट्रीब्यूट करेगा, और एम्प्लॉय खुद भी कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो इसके लिए बनाया गया ईपीएफ। ठीक है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारी एक्ट है। दूसरा है हमारा टॉपिक है वो क्या है? ईएसआई, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का क्या काम होता है? इंश्योरेंस का क्या काम होता है? बीमा। ठीक है, तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का मेन फंक्शन ये है कि जो एम्प्लॉय हेल्थ इंश्योरेंस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो एम्प्लॉय अपने वर्किंग के ड्यूरेशन में उनको अगर कुछ होता है, कोई भी मिसहैपनिंग होती है, कोई भी एक्सीडेंट होता है, तो उसका ध्यान एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस रखती है। अगर कोई मिसहैपनिंग हो गई जिसकी वजह से एम्प्लॉय 2-3 महीने काम पे नहीं आ पा रहा, तो उसकी सैलरी भी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन देती है। तो एम्प्लॉय स्टेट ईएसआई बेसिकली एक इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है जो लेबर्स, जितने भी इंडिया में लेबर्स हैं, जो या फिर जो मिनिमम वेज अर्नर है, जो कम वेज अर्न करते हैं, जिनकी सैलरी कम है, ठीक है, उनको ये कवर्ड करता है। इसलिए एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई। ठीक है, और साथ में इसका एक बेस सेलिंग लिमिट भी डाला गया कि अगर आपकी ग्रॉस सैलरी इस अमाउंट, बेसिक अमाउंट्स को अगर एक्सीड कर जाती है, ठीक है, तो आप ये साइड में कवर्ड नहीं होंगे। देन यू आर एबल, एलिजिबल एंड एबल आल्सो टू टेक योर हेल्थ इंश्योरेंस और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस एंड यू कैन पे द प्रीमियम। सो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ईएसआई और ईपीएफ, ये दो एक्ट हैं जो हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। ठीक है, और साथ में हम देखेंगे कि इसका हम काम कैसे करते हैं। तो जब दोनों एक्ट में जब हमें काम करना है तो गवर्नमेंट ने हमें पोर्टल दिया, और पोर्टल जब दिया है तो यूजर आईडी पासवर्ड आपको बनानी पड़ती है, और यूजर आईडी पासवर्ड रजिस्ट्रेशन के थ्रू बनता है। तो जैसे ईपीएफ का जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला कि आप यहाँ जाओ, एम्प्लॉय यहाँ पे जाओ, इस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये सारी रजिस्ट्रेशन के लिए भी गवर्नमेंट ने एक पोर्टल दिया। लेकिन दोनों का जो काम है ना, ये दोनों काम है कि भैया जो भी हमारे यहाँ लेबर्स काम कर रहे हैं, जो सैलरी पे अर्नर काम कर रहे हैं, उनका देख रेख ये दोनों पोर्टल का काम, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन करती है। तो गवर्नमेंट ने एक कॉमन हमें पोर्टल दिया, ये इसको बोलते हैं श्रम सुविधा। ठीक है, श्रम सुविधा पोर्टल है गवर्नमेंट की। ठीक है, इस पोर्टल पे हमारे लेबर डिपार्टमेंट से रिलेटेड ये जो पोर्टल आती है, ये अंदर आती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट्स के। तो गवर्नमेंट ने हमें श्रम सुविधा पोर्टल दिया, और श्रम सुविधा पोर्टल के थ्रू ही कोई भी पीएफ या ईएसआई का रजिस्ट्रेशन होता है,
इवन फैक्ट्री एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। ये सारे के सारे जो है लिन नंबर वगैरह है, वो सारे के सारे आपको इस श्रम सुविधा पोर्टल से लेना है, ठीक है। श्रम सुविधा पोर्टल में भी यहीं से आप यहाँ से अप्लाई न्यू अलाइन करते हो, और अप्लाई क्या करते हो, जैसे यहाँ से अप्लाई अप्लाई न्यू अलाइन करोगे तो इसके लिए अप्लाई हो जाएगा। लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए, पीएफ के लिए अप्लाई करना है तो भी आप यहीं से अप्लाई करोगे, ठीक है। ये आपका सारा का सारा यहाँ पे गिवन है। तो ये जो पोर्टल है आपका रजिस्ट्रेशन का, ठीक है, देखो यहाँ लिखा ना रजिस्ट्रेशन अंडर अंडर पीएफ एंड ईएसआई। तो अगर आपको पीएफ ईएसआई का रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन वाले टैब पे भी क्लियर कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो। यहाँ से हम न्यू, ये जो आपने देखा टैब, ये हमने इस पे क्लिक किया, रजिस्ट्रेशन फॉर ईपीएफओ एंड ईएसआईसी। तो यहाँ पे आप न्यू एप्लीकेशन का एक टैब होता है जिसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो आपको ब्रीफ बता रहा हूँ, यानी कि एक्ट को अगर एप्लीकेबल करवाना है आपकी कंपनी में तो आपको रजिस्ट्रेशन सबसे पहले लेना पड़ेगा, और लेने के बाद आपको एक यूजर आईडी पासवर्ड दिया जाएगा जिसके थ्रू आप अपना लॉग इन करोगे। तो ये लॉग इन का पोर्टल नहीं है, ये आपका बेसिकली ये तो है, यहाँ से रजिस्ट्रेशन मिलता है, ठीक है। और फिर जब रिटर्न्स की बारी आती है तो हम ये वाला पोर्टल यूज करते हैं। एम्प्लॉयर पोर्टल है, इस एम्प्लॉयर पोर्टल के थ्रू आप अपने क्या करते हो, रिटर्न्स को फाइल करते हो। रिटर्न्स फाइल करना है, किसी नए एम्प्लॉयर का यूएन जनरेट करना है, उसको ऐड करना है, किसी अगर एम्प्लॉय छोड़ के चला गया तो उसको रिमूव करना है। ये जो जितने भी काम होते हैं हमारे, वो सारे के सारे इस एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड पोर्टल्स के थ्रू होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपका 3 पोर्टल है, एक ये पोर्टल है जिसको मेन पोर्टल बोलते हैं, ठीक है। इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के लिए है, ठीक है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय प्लस आपके लॉ से रिलेटेड है, डिक्शनरी है, बहुत कुछ, ठीक है। दूसरा पोर्टल हमें दिया गया रजिस्ट्रेशन के लिए जिसे बोलते हैं श्रम सुविधा पोर्टल, ठीक है। यहाँ से आप कॉमनली अपना ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो और साथ में ईएसआई का भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से एलआईएन को भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका जो कॉमन पोर्टल है ये आपका रजिस्ट्रेशन के लिए ही बेसिकली है, ठीक है। दूसरा है रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग के लिए। तीसरा आपको ईएसआई का पोर्टल दिया गया, इस ईएसआई के पोर्टल से आप ईएसआई का रिलेटेड काम करोगे, ठीक है। तो क्लियर, आपको बेसिकली 3 पोर्टल को अंडरस्टैंड करना है, और इन 3 पोर्टल्स के थ्रू हम पूरा अपना ईएसआई और पीएफ की फाइलिंग को सीखेंगे। अब टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस फॉलिंग अंडर द ईपीएफ, किस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में क्या रूल्स है इसको लेके मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन को लेके। So under the Employee Provident Fund scheme, the following type of organizations required to register with the Employee Provident Fund Organization (EPFO) and contribute toward the EPF scheme. पहला है establishment employing 20 or more person, जो कि मैंने भी डिस्कस किया है। As per the EPF Act, establishment and the that have 20 or more employee are required to register with the EPFO and contribute toward the EPF scheme. This include all type of organizations such as companies, partnership, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड एलएलपी, ठीक है। तो कोई भी कंपनी, किसी टाइप की भी कंपनी हो, जैसे ही उसके टोटल एम्प्लॉय 20 को एक्सीड करते हैं, यानी कि 20 या 20 को एक्सीड करते हैं, उनको अपना रजिस्ट्रेशन ईपीएफओ में कराना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल क्या है, आपकी बेसिक पे कितनी है जी, आपने बोला मेरी बेसिक पे है 10,000, ठीक है। और डीए कितना है जी, तो जी 3,000 रुपए, ठीक है। टोटल कितना हो गया बेसिक पे प्लस डीए, 13,000 रुपए। बेसिक पे प्लस डीए 13,000। तो इसमें जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आएगा, ठीक है, एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट करेगा वो क्या करेगा, 13,000 रुपए का 12% करेगा, 13,000 का 12%, ठीक है। ये वो कंट्रीब्यूट 13,000 का 12% कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। और जो एम्प्लॉयर करेगा उसकी जो कंट्रीब्यूशन होगी वो 13,000 पे नहीं होगी, उसकी जो कंट्रीब्यूशन होगी वो 15,000 पे होगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये कंट्रीब्यूट करेगा 1,800 रुपए, ठीक है। लेकिन ये जो कंट्रीब्यूट करेगा 13,000 का 12% कितना होता है जी, 13,000 का 12%, 1,560 रुपए,
ये जो कंट्रीब्यूट करेगा ये 1560 कंट्रीब्यूट करेगा। अब इस 1800 को का जो कंट्रीब्यूशन है वो इस तरह से होता है, ठीक है। एम्प्लॉय क्या करेगा, 15,000 का 8.33% ये क्या डालेगा, ईपीएस में जाएगा, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जाएगा। और 15,000 का कितना बच गया, 3.67%, ये कहा जाएगा, तो ये इसके ईपीएफ अकाउंट में जाएगा, ठीक है। अब अगर एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी सपोज करो इंक्रीज भी हो जाती है, वो अगर मान लो आज की डेट में उसका बेसिक पे प्लस डीए ये कंबाइंड, ये मान लो ये हो गया उसका 17,000 रुपए, ठीक है, डीए उसका वही फिक्स रहता है, तो यहाँ पे उसकी क्या आएगी कंट्रीब्यूशन 20,000 रुपए। तो इस 20,000 का निकालेगा, अभी ध्यान रखना यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस 20,000 का 12% वो कितना देगा, तो जी 2,400 रुपए कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन एम्प्लॉय ये नहीं बोल सकता कि आप भी 20,000 पे करो, 15,000। ठीक है, मेरी बेसिक पे बढ़ गई है, आप भी 20,000 पे आपको भी करना पड़ेगा, 30,000 पे करना पड़ेगा या 40,000 पे करेगा। एम्प्लॉयर अपनी एम्प्लॉय जो पीएफ अमाउंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सभी लोग ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, यार एक मेरा मिली तो माल प्रैक्टिस है ना, मिनिमम वेज एक्ट के नीचे आप किसी को बेसिक दे ही नहीं सकते। अगर आप देखो जैसे यूपी का मैं दिखाता हूँ, यूपी मिनिमम वेज, देखो यहाँ साफ साफ लिखा है मिनिमम वेज और इंडस्ट्री विद इफेक्ट फ्रॉम नोटिफिकेशन, अनस्किल्ड बेसिक कितना, डीए इतना, ये साफ लिखा है, इसके नीचे तो आप बेसिक किसी को दे ही नहीं सकते। और जो कंट्रीब्यूशन होगा वो किस पे होगा, बेसिक पे प्लस डीए पे। तो अगर किसी की सैलरी 12,000 रुपए है आप दे रहे हो और इससे नीचे टोटल सैलरी दे भी नहीं सकते, 10,889 से नीचे रिलेटेड, ठीक है। अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है, अलग अलग हरियाणा, हर स्टेट का अपना अपना है, अगर किसी का हरियाणा का देख रहे हो नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन चेंज होती है तो वहां साफ साफ डिफाइन होता है भैया बेसिक पे कितना होगा, ठीक है। तो जब मिनिमम वेज एक्ट ने बेसिक पे डिफाइन कर दिया तो मिनिमम वेज उससे नीचे आप बेसिक पे नहीं दे सकते किसी को भी, ठीक है, ये देखो या मूल वेतन, बेसिक पे, मूल वेतन किसको बोलते हैं, बेसिक बेसिक लिखा है ना, अकुशल 7,600 रुपए। तो किसी को अगर गवर्नमेंट डिफाइन कर दिया कि भैया इसका मील मिनिमम जो बेसिक पे होगा वो 7,600 होगा, तो उसके नीचे आप किसी को 5,000 दे सकते हो, नो सर। नहीं दे सकते ना, इट्स अ वायलेशन ऑफ लॉ। हाँ सर, क्लियर है। जी सर। जब भी आप पीएफ रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे, ठीक है, तो पीएफ रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप इस तरह से अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिएगा। ये ईएसआई से रिलेटेड है डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, कि नंबर ऑफ वर्कर एज ऑन डेट, मेल फीमेल कितने हैं, रेगुलर कितने एम्प्लॉय है, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय कितने हैं, ठीक है, और जो वेजेस 21,000 से नीचे ले रहे हैं वो उनके लिए होता है, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली है किसका, तो ईएसआई से रिलेटेड। ये आप कुछ डिटेल बना लीजिएगा, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एम्प्लॉय की, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ग्रेड, ये आपको उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको जरूरत पड़ेगी जब उनका यूएएन नंबर जनरेट करोगे, ठीक है। और ये कुछ इंफॉर्मेशन हैं जो कि आप एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। पहला जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होता है वो डॉक्यूमेंट ऑफ इंटाइटी होता है, ठीक है। इंटाइटी का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑफ इंटाइटी यानी कि जिस टाइप की कंपनीज का आप लेने जा रहे हो रजिस्ट्रेशन, उसका आप सर्टिफिकेट ले लोगे, तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ एलएलपी, पार्टनरशिप डीड कॉपी, ठीक है, या फिर अगर प्रोप्राइटरशिप का कर रहे हो तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ठीक है, आपके पास हो गया। कंपनी का पैन, जीएसटी सर्टिफिकेट है तो वेल एंड गुड है, जिस एड्रेस पे रजिस्टर्ड है उसी एड्रेस पे लेना है तो वो ज्यादा अच्छा है। एमएसएमई सर्टिफिकेट यानी कि उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, डीआईपीटी यानी कि स्टार्टअप सर्टिफिकेट, और साथ में अगर कंपनीज का कर रहे हैं, एलएलपी का कर रहे हैं या पार्टनरशिप का कर रहे हैं तो बोर्ड रिजोल्यूशन या ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, सेल इनवॉइस कॉपी। सेकंड है डॉक्यूमेंट ऑफ ऑनरशिप, डॉक्यूमेंट ऑफ ऑनरशिप में डायरेक्टर या ऑनर या पार्टनर्स के पैन कार्ड कॉपी, उनके आधार कार्ड कॉपी, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ठीक है। जो ऑथराइज सिग्नेटरी है, अगर ऑथराइज सिग्नेटरी को मैनेजर बना रखा है आपने या किसी एक्स पर्सन को बना रखा है तो आपको डॉक्यूमेंट ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी चाहिए होगा, उनका पैन कार्ड, उनका आधार कार्ड, उनका मोबाइल नंबर और उनकी ईमेल आईडी, ठीक है। अगर फैक्ट्री का अप्लाई कर रहे हो तो फैक्ट्री लाइसेंस की कॉपी, ठीक है।
अदर देन फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन के लिए अगर पीएफ अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट ऑफ एंटिटी चाहिए, डॉक्यूमेंट ऑफ ओनरशिप चाहिए, डॉक्यूमेंट ऑफ ऑथराइज्ड सिग्नेचर चाहिए। लेकिन अगर आप फैक्ट्री का अप्लाई कर रहे हैं तो साथ में आपको फैक्ट्री लाइसेंस की कॉपी चाहिए और साथ साथ में आपको उस फैक्ट्री में एक मैनेजर्स बनाना पड़ेगा जो कि फैक्ट्री का इंचार्ज होता है। उस मैनेजर्स का आपको पैन कार्ड, उनका आधार कार्ड, उनका अपॉइंटमेंट लेटर टू एक्ट एज ए मैनेजर, ईमेल, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ठीक है। फिर एक जाता है पेपर स्पेसिफिक सिग्नेचर ऑफ कॉपी ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी। जो ऑथराइज सिग्नेटरी के डॉक्यूमेंट लगा रहे हो, जो ऑथराइज सिग्नेटरी बना रहे हो, उसके कुछ इस तरह से स्पेसिफिक सिग्नेचर्स कॉपी होती हैं। ठीक है। ये नाम लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं स्पेसिफिक सिग्नेचर्स फॉर अपलोड विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रजिस्टर्ड विद एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी का नाम लिखेंगे, कंपनी का एड्रेस लिखेंगे और जो ऑथराइज सिग्नेटरी है उनका नाम लिखेंगे, उनका डेजिग्नेशन लिखेंगे और उनके 3 बार सिग्नेचर होंगे। ठीक है। सिग्नेचर 1, सिग्नेचर 2 और सिग्नेचर 3। अगर दो सिग्नेचर ऑथराइज सिग्नेटरी बना रखते हैं तो दोनों के होंगे। ठीक है। दोनों के 3 बार सिग्नेचर होंगे, इसे बोलते हैं स्पेसिफिक सिग्नेचर्स कॉपी। ठीक है। फिर 8 नंबर में ऑप्शनल है, इन केस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉई इज ऑर्गेनाइजेशन लेस देन 20, यानी कि 20 से नीचे है या वो कंपनी जो कि मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन में कवर नहीं होती है, उनके लिए आपको कंसेंट लेटर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉई एग्री फॉर द कंट्रीब्यूशन, जो कि मैंने डिस्कस किया था अभी ये वाला। ठीक है। फिर प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड प्रीमाइसेस के लिए अगर आपका जीएसटी सर्टिफिकेट या एमएसएमई सर्टिफिकेट ले रखा है आपने और उसका एड्रेस उसी प्लेस का है जिसपे आप रजिस्ट्रेशन लेने जा रहे हो तो वो भी लगा सकते हो। या फिर लाइसेंस इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका मतलब हुआ ये लाइसेंस कुछ भी हो सकता है, एक जीएसटी लाइसेंस हो सकता है, एक फैक्ट्री लाइसेंस हो सकता है या सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो सकता है। तो प्रोप्राइटरशिप के केस में उसका लाइसेंस यानी कि कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन, फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन, कंपनी के केस में सर्टिफिकेट कॉर्पोरेशन या एलएलपी सर्टिफिकेट। साथ में कॉपी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, टेलीफोन बिल ऑन द नेम ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, ये भी चल जाएगा। लीज एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट रेंटेड है तो लीज रेंटेड या लीज है तो लीज एग्रीमेंट, ऑन है तो उस केस में ये नहीं चाहिए। एनओसी ऑफ द ऑनर, यानी कि बिजली के बिल पे जिसका नाम आ रहा है उसका हम साथ में एक एनओसी लेंगे। इस प्लेस पे हम पीएफ रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट है जो कि आपको पीएफ रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है और ये आपको एट द टाइम ऑफ पीएफ रजिस्ट्रेशन रखना है रेडी, ताकि आप इसका रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सको। ओके सर।